भारत में टैक्सेशन का कानून ये सिर्फ कुछ रूल्स की एक किताब नहीं है। ये आप कह सकते हैं वो धुरी है जिस पर हमारे देश की तरक्की घूमती है। सोचिए, हमारे शहरों की सड़कें, हमारे सीमाओं की सुरक्षा, ये सब कुछ इसी पर तो टिका है। तो चलिए आज भारत के इस इकोनॉमिक इंजन के हर एक पुर्जे को जरा करीब से समझते हैं। भारत में कोई भी टैक्स, कोई भी, उसकी जड़ हमारे संविधान में है। आर्टिकल 265 ये बहुत साफ साफ कहता है, कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स लगाया या वसूला नहीं जाएगा। मतलब बिल्कुल सीधा है, सरकार अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती। हर एक रुपया जो टैक्स के तौर पर लिया जाता है उसे कानून की किताब से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो आज इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संविधान की नींव को समझेंगे, फिर टैक्स के दो बड़े पिलर्स कौन से हैं उस पर बात करेंगे, इनकम और प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को देखेंगे और साथ ही जो सामान हम रोज खरीदते हैं उस पर लगने वाले टैक्स को भी जानेंगे। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम होता कैसा है और आखिर में कुछ जरूरी शब्दों के मतलब को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, संवैधानिक जनादेश, मतलब टैक्स की कानूनी बुनियाद क्या है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स लगाने की जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। इसे हमारे संविधान ने बड़े मजबूत धागों से बांध रखा है। और इस पूरे कंट्रोल का जो दिल है वो है आर्टिकल 246। ये संविधान का वो हिस्सा है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच टैक्स लगाने की पावर को एकदम साफ साफ बांटता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अच्छा, तो ये बंटवारा असल में है कैसा? देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में ये सब लिखा है। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी जैसे बड़े मामलों पर कानून बनाने का हक है। वहीं राज्य सरकारों के पास कृषि आय और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे स्थानीय मामलों का अधिकार है। ये एक तरह से केंद्र और राज्यों के बीच एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप को दिखाता है। तो ठीक है, कानूनी आधार तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे है। अब हम बात करेंगे टैक्स के उन दो स्तंभों की जिन पर पूरा भारतीय टैक्सेशन सिस्टम टिका हुआ है। ये दो पिलर्स हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सीधा किसी व्यक्ति की कमाई पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स। इसका बोझ किसी और पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। इसका बोझ आखिर में उस इंसान पर पड़ता है जो कोई सामान या सर्विस खरीद रहा है। जैसे मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो उस पर जो जीएसटी लगा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए पहले पिलर को जरा और करीब से देखते हैं, यानी इनकम और प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्सेशन का दायरा है, वो टैक्स जो सीधे सीधे कमाई और मुनाफे से जुड़े हैं। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो इनकम टैक्स, जो इंडिविजुअल और फर्म्स की इनकम पर लगता है। फिर है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों के प्रॉफिट्स पर लगाया जाता है। और तीसरा है कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी जब कोई प्रॉपर्टी जैसे जमीन या शेयर्स बेचकर मुनाफा कमाता है तो उस पर यह टैक्स लगता है। ये सब डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एरिया है, वो टैक्स जो हमारी रोज की खरीदारी में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी सुधार था। इसने वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई पुराने और उलझे हुए टैक्स को खत्म करके एक सिंगल टैक्स में बदल दिया। इससे बिजनेस करना पहले से काफी आसान हो गया। तो आज की तारीख में जो मेन इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हैं, एक तो जीएसटी, जो देश के अंदर होने वाली हर खरीद फरोख्त पर लगता है, और दूसरा है कस्टम्स ड्यूटी, जो दूसरे देशों से आने वाले या यहाँ से बाहर भेजे जाने वाले सामान पर लगता है। अच्छा, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि टैक्स क्या हैं और कितने तरह के हैं। अब ये समझते हैं कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम आखिर होना कैसा चाहिए। ये उन प्रिंसिपल्स के बारे में है जो किसी भी टैक्स सिस्टम को इफेक्टिव और फेयर बनाते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने टैक्सेशन के कुछ सिद्धांत दिए थे। उन्हीं से इंस्पायर होकर हम कह सकते हैं कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम फेयर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। यही फिलॉसफी आज के मॉडर्न टैक्स सिस्टम्स का आधार है। तो इसके 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला है इक्विटी, यानी समानता, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना टैक्स दे। दूसरा है सर्टेनिटी,
यानी निश्चितता, सबको साफ साफ पता हो कि कितना, कब और कैसे टैक्स देना है। तीसरा है कन्वीनियंस, यानी सुविधा, टैक्स भरना आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं। और चौथा है इकोनॉमी, यानी किफ़ायत, मतलब टैक्स को कलेक्ट करने में सरकार का खर्चा कम से कम हो। अब देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए टैक्सेशन से जुड़ी कुछ की टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, ताकि जब भी ये शब्द सुनने में आए तो सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। पहला और सबसे बेसिक शब्द है असेसी। असेसी वो कोई भी व्यक्ति या एंटिटी है जो टैक्स देने के लिए जिम्मेदार है। ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई कंपनी भी या कोई फर्म भी। अब आते हैं दो ऐसे शब्दों पर जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। देखिए, प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें इनकम कमाई जाती है, और असेसमेंट ईयर वो साल है जब उस कमाई हुई इनकम पर टैक्स का हिसाब किताब किया जाता है और उसे चुकाया जाता है। और अब एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क को समझते हैं, टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग में। टैक्स इवेजन यानी कर चोरी, टैक्स न चुकाने का एक गैर कानूनी तरीका है, ये एक अपराध है। वहीं दूसरी तरफ टैक्स प्लानिंग कानून के दायरे में रहते हुए एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का फ़ायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने का एक स्मार्ट और पूरी तरह से कानूनी तरीका है। तो आखिर में ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक सेंट्रल आइडिया से जुड़ते हैं, और वो ये है कि टैक्स किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमारे हाईवेज, हमारे अस्पताल, स्कूल, डिजिटल सिस्टम, ये सब कुछ नागरिकों के दिए गए टैक्स से ही मुमकिन हो पाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। अगर टैक्स का ये पूरा फ्रेमवर्क देश के डेवलपमेंट का एक ब्लूप्रिंट है, तो फिर इस निर्माण में एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्योंकि बात सीधी सी है, टैक्सेशन को समझना असल में नेशन बिल्डिंग को समझना है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये एक कलेक्टिव फ्यूचर बनाने में हिस्सेदारी का मामला है।